हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन आपके अकाउंट्स की क्लास में। आज हम अकाउंट्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लेक्चर हमारे आ चुके हैं अपने। अभी हमारा अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स की थी अकाउंट्स की, बेटा बहुत सारी हमने बेसिक टर्म्स सीखी थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए बच्चा आज हम फिर अकाउंट्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी भी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है बच्चा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें अकाउंट से सीखने की जरूरत है। उसके बाद फिर हम बस ये लास्ट है, मतलब थोड़ा सा बचा हो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस वगैरह थोड़े बहुत हम ट्राई करने शुरू कर सकते हैं। तो बेटा आज हमें 3 टॉपिक पढ़ने। एक तो अकाउंटिंग एजम्पशन। बेटा अकाउंट्स में भी कुछ एजम्पशंस होती है, जैसे आपकी साइंस में कुछ एजम्पशंस होते थे ना, न्यूटन्स के लॉ होते थे, मुझे तो याद भी नहीं न्यूटन्स के लॉ होते थे या कुछ और होता था, उन सब की पहले एजम्पशंस होती थी। पहले हम एजम्पशंस पढ़ते थे, उसके बाद हम फिर वो कुछ और पढ़ते। तो बेटा अकाउंट्स में मोटी मोटी 3 एग्जाम्स और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पशंस है, एजम्पशंस है। उसके बाद फिर बेटा हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे आपके स्कूल में भी प्रिंसिपल हैं, आपके जब कॉलेज में जाओगे वहाँ भी डीन होंगे, प्रोफेसर्स होंगे। बेटा अकाउंट्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं जिन पे अकाउंट्स चलता है। आपको ये सिद्धांत आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अकाउंट्स करते टाइम अभी सारे सिद्धांत फॉलो करोगे, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे। तो मोटा मोटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैंने जो इम्पोर्टेंट आपके अकाउंट्स के जो एग्जाम के पेपर से जो पॉइंट से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही करा रहा हूँ बेटा। तीनों फिर लास्ट कॉन्सेप्ट है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। 2 तरह की अकाउंटिंग होती है बेटा, वो हम डिटेल में देख लेंगे 2 तरह की कौन सी अकाउंटिंग होती है बेटा। तीनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन 3 में से आपका फर्स्ट यूटी या फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें पढ़ने अकाउंटिंग एजम्पशंस। आप क्या समझते हो बेटा एजम्पशन से? एजम्पशन मतलब होता है सर कि हम पहले से कुछ मान के बैठे हैं, ठीक है बेटा। मतलब क्या होता है ना, सपोज कि मैं अब आप जैसे आप किसी हीरो के बारे में सोचो, जैसे ऋतिक रोशन के बारे में सोचो, तो जैसे आप ऋतिक रोशन के बारे में सोचते हो कुछ अजम्पशन ध्यान में आती है ना, मतलब कि यार वो अच्छा ऋतिक है तो स्मार्ट होगा, ये अगर ये तो लड़कियां सोचेंगे, लड़के सोचे तो फिर आप कोई भी हीरोइन सोच सकते हो, कृति सेनन, कैटरीना कैफ, बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी सबको कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, बट उनका जब नाम दिमाग में आता है तो एक एजम्पशन बनती है ना कि यार सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम। या जैसे किसी और पॉलिटिशियन का नाम ले लो, मिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते। मुझे क्या लगते हैं वो तो मुझे पता है वो कैसे लगते हैं, बट कुछ मोस्टली लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसे हम मोदी जी का नाम सोचते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है? 56 इंच का सीना, विदेशों में यात्राएं, बहुत घूमते हैं बेटा, बहुत घूमते हैं। तो बेटा अकाउंट्स की भी ऐसे एग्जाम्पशन है, 3 एग्जाम्पशन है बेटा। पहली है गोइंग कंसर्न, मतलब चलना है, कहीं जाना है हमें चल के, ठीक है, हमें जाना ही जाना है। दूसरी है बेटा कंसिस्टेंसी, और तीसरी है क्रूअल। मैं कंसिस्टेंसी से स्टार्ट करता हूँ बेटा। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है बेटा? आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो सर, आप तो हमेशा यही बोलते हो कि आप ये फॉलो करते हो, आप ये फॉलो। सर हम क्या क्या फॉलो करते हो बेटा? आप पूरी अकाउंट्स फॉलो करते हो, आपको पता ही नहीं है, बस अब आप उसको डिटेल में पढ़ रहे हो कि आप उसको कैसे फॉलो करते हो। आप मैं अभी 2 मिनट के अंदर प्रूफ कर दूंगा आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो। आप अब 11th क्लास में आ गए हैं, कुछ आपके दोस्त होंगे जो 10th क्लास में आपके साथ थे, चलो 1 साल से तो आप मिले नहीं हो उनसे, बट पहले जब उनसे मिले थे 9th क्लास में, 8th क्लास में, तो एक दोस्त होता है ना हमारा, एक केवल के 2-4 दोस्त होते हैं जो हर साल एक हमारे क्लास में ग्रुप होते हैं कि हम 4 बच्चे हम साथ बैठते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हम उन्हीं के साथ 8 से 9th क्लास में आ गए, फिर 9 से 10th में आते हैं उन्हीं के साथ। हम 4 दोस्तों क्लास में तो हम सबको जानते हैं, बट 4 बच्चे या 3-4 लोग जो होते हैं हमारे फेवरेट होते हैं, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। बेस्ट फ्रेंड तो वैसे एक ही होता है बेटा, बट फिर भी वो 4 लोग कुछ क्लोज होते हैं हमारे, और हम उन्हीं के साथ आगे कंसिस्टेंटली आगे। मैं बेटा पहले कंसिस्टेंसी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में आपको गोइंग कंसर्न पढ़ाऊंगा। तो जो 4 फ्रेंड्स होते हैं, वो 4 फ्रेंड्स हमारे इस साल भी होते हैं, नेक्स्ट ईयर भी होते हैं, नेक्स्ट ईयर भी। सर कोई फेल हो गया तो बेटा फिर उससे तो साथ छूट जाता है बेटा। फिर आप उससे लंच ब्रेक में मिल पाते हो, या अगर आप शाम को कहीं क्रिकेट खेलने जाते हो तो मिल पाते हो, या फोन पे बात हो पाती है, बट क्लास में तो उसके साथ बैठना छूट ही जाता है। बट 8th-9th क्लास में तो आप बहुत होशियार बच्चे हो, सारे के सारे, कोई फेल वेल होता नहीं अब। तो आप उन 4 लोगों के साथ आगे बढ़ते रहते हो बेटा, उन 4 अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ठीक है। आप उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करते हो क्लास में, उन्हीं लोगों से आप ज्यादा बातें करते हो, उन्हीं अपने 2-3 दोस्तों से आप ज्यादा बातें करते हो, तो बेटा आप उनके साथ कंसिस्टेंट हो ना। थोड़ा सा और इसमें एग्जांपल को करता हूँ। क्लास में एक ऐसा लड़का या लड़की होती है जो हमें बहुत पसंद आता है, होता है बेटा। अब कोई इतना, अगर हर क्लास में एक पढ़ाकू बच्चा भी होता है जिसको कोई
कोई पसंद ही नहीं आता उनको, उनके माइंड में सिर्फ पढ़ाई होती है, जिनको हम क्लास में पढ़ाई का कीड़ा बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो बेटा पर फिर भी मतलब सबके माइंड में कहीं ना कहीं एक बंदा ऐसा या एक बंदी ऐसी स्पेशल होती है जो हमेशा उसको लगता है कि यार जैसे क्रश है मेरा। हम कभी बोल तो पाते नहीं है बेटा उसको, तो हम क्या मानते हैं यार ये मेरा क्रश है। और वो क्रश आपका चेंज नहीं होता। आप देखोगे ना वो एक लड़की या लड़का जो आपके दिमाग में बैठ जाता है ना बेटा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करता है हर क्लास में। और आप चाहते हो कि हाय ये मेरे साथ बैठ जाए, मैं इससे बातें कर लूँ, मैं इसके साथ चलूँ, या जो भी है मैं इससे बहुत सारी बातें करूँ, मैं इसके साथ कंसिस्टेंट रहूँ। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आज आपका कोई क्रश है और नेक्स्ट आपका कोई क्रश हो गया, तो बेटा फिर आप कंसिस्टेंट नहीं। और बेटा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। प्यार करो, बातें करो, एक से करो, चेंज करके फायदा नहीं, उसमें मजा नहीं आता। तो एक के साथ रहो। तो बेटा वो है कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको अकाउंट्स में लेके चलता हूँ। आपको वैसे तो टर्म्स में समझ आ गए हो बेटा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अकाउंट्स में कि जो प्रोसीजर, जिस तरह से आपने अकाउंटिंग इस साल करी है, जिस तरह से आपने अपनी एंट्रीज इस साल करी हैं, उसी तरह से आपने एंट्री नेक्स्ट ईयर करनी है। सेम आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो इस साल आपका क्रश है नेक्स्ट ईयर भी वही क्रश रहेगा। वो बात अलग है कोई और सुंदर आ जाए उससे तो फिर हमारा क्रश चेंज हो जाए, बट नॉर्मली वही रहेगा। सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, जो प्रोसीजर फॉलो हम इस साल कर रहे हैं वही सेम प्रोसीजर फॉलो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। बेटा ये होती है कंसिस्टेंसी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बुकिश लैंग्वेज आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा मोटा मोटा कंसिस्टेंसी। अगर आप इस एग्जांपल को माइंड में लेके चलोगे तो आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्लियर है बेटा। फिर है गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी के बाद गोइंग, अगर आपको कंसिस्टेंसी समझ आ गया तो गोइंग कंसर्न चुटकी में समझ आ जाएगा बेटा। अब बेटा कंसिस्टेंट तो आप हो गए। सपोज कि कोई आपका क्रश बन गया 5th क्लास में, आप 5th में साथ हो, 6th में साथ हो, 7th में साथ हो, 8th में साथ हो, 9th में साथ हो, 10th में साथ हो, 11th में साथ हो। बेटा आप 6 साल से कंसिस्टेंट हो उसके साथ, तो आपने कंसिस्टेंसी तो फॉलो कर लिया। अब सपोज उसने ले ली साइंस या उसने ले ली आर्ट्स और आप आ गए कॉमर्स में। अगर कॉमर्स ले ली तो बहुत अच्छी बात है, आप मान के चलो उसने कॉमर्स ही ले ली, मजे ही आ गए बेटा आपके तो। और 2 साल तो एटलीस्ट 12th तक तो साथ हो ही, उसके बाद फिर कॉलेज में देख लेना या फिर कुछ और करो तो उसमें देख लेना। बेटा उसने भी आपके साथ 11th में कॉमर्स ले ली, फिर आपके साथ 12th में भी आ गया या आ गई, एज पर जो भी आपको पसंद है। आजकल तो लड़कों को लड़के का भी साथ कुछ पता नहीं है, तो बट चलो ठीक है, जो आपने देख लिया उस आपके साथ 12th तक हो चुका है। अब आप चाहोगे कि ये मेरे साथ पूरे लाइफ टर्म तक चले, पूरे लाइफ टर्म तक चले, कि चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कहीं ना रुके। गोइंग कंसर्न बेटा टिल एट द एंड ऑफ योर लाइफ। तो हम ये मान के चलते हैं अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से कि जो हम आज बिजनेस फॉलो कर रहे हैं ये हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। तो कॉल्ड गोइंग कंसर्न। समझ आया बेटा। कंसिस्टेंसी से जो अबव लेवल हो गोइंग कंसर्न है। आज आप कंसिस्टेंट हो बेटा, अगर आप पूरी लाइफ उसी के साथ चलते हो तो फिर आप गोइंग कंसर्न में एंटर कर जाते हो। और हम अकाउंट्स में यही सोच के चलते हैं बेटा कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। थर्ड है बेटा एक्रूवल। एक्रूवल क्या होता है बेटा, एक्रूवल में आप ये मान के चलो कि एक्रूवल सिस्टम जो होता है कि अब हम इसी एग्जांपल को फर्दर आगे लेके चलते हैं। अब सपोज आज क्रश की बातें मेरे मुंह से निकल, मैं क्रश की बातें करता हूँ। अब सपोज कि आपके उससे बात होनी स्टार्ट हो गई, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, भाई आज मेरी बात हो गई, घर पे आए और रात को दिमाग में सपने चल रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करा कि यार मैं ना आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि यार कैसे करूं, क्या करूं। तो आपके फ्रेंड ने आपको कहा एक काम करो, उसको ना चॉकलेट गिफ्ट कर दे, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। तो आप गए, आपने चॉकलेट खरीदी, महंगी चॉकलेट खरीदी। कौन सी होती है वो, फरेरो रोशर्स होती है ना महंगी वाली चॉकलेट। आपने, मुझे तो वही पता बेटा, मैंने वही खरीदे सबसे मैक्सिमम चॉकलेट। तो आपने फरेरो रोशर्स खरीदे और आपने जाके 300-400 रुपए की चॉकलेट खरीद के 11th क्लास में और उसको गिफ्ट कर दी। वो खुश, वाओ बेटा आपने खर्चा तो उस पर आज कर दिया है, पर क्या रिप्लाई यस आ गया उसका? नहीं आया ना। रिप्लाई यस कब आएगा? जब 10-15 चॉकलेट क्या पता और मिल जाए, या कुछ और आप टाइम स्पेंड कर दो, या कुछ और आपको उसको अच्छी बातें बता दो, तब रिप्लाई यस आएगा ना। तो बेटा खर्चा तो आपने आज आपने एडवांस में कर दिया, बट आपको यस नहीं मिली है। जब आपको यस मिल जाएगी तो आपका एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो हो जाएगा बेटा। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो बेटा इस साल के खर्चे हैं ना, उसको हम इस साल बुक करेंगे।
अगर मेरी हाँ हो जाती है ना, तो जो मैंने एडवांस पे खर्चा करा है मैं उसको इसी साल में बुक कर लूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो मैंने एडवांस पे खर्चा किया था मेरा इसी साल का एक्सपेंस, और मेरे यहाँ पे यस मुझे मिल गया और मेरा वो खर्चा इसी साल में बुक हो गया। अब सपोज कि आपने दिसंबर में चॉकलेट दी 25 दिसंबर को, और यस आई 1 जैन को, हैप्पी न्यू ईयर पे, तो बेटा 25 जैन को जो आप 25 दिसंबर में जो आपने खर्चा करा वो खर्चा तो पिछले साल में चला गया, तो इस साल का खर्चा तो बना नहीं बेटा। नहीं समझ आ रहा है ना बच्चा, वो खर्चा तो पिछले साल का चला गया, वो खर्चा तो इस साल का तो आया नहीं। तो उस खर्चे को हम पिछले साल बेटा वो आपका एडवांस था, बट आपको यस मिली है 1 जैन को, तो आप उस खर्चे को दिसंबर वाले उसमें ना बुक करके आप उसको जैन में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करोगे, वहां पे उसकी ऐसा एडवांस की एंट्री तो डाल दोगे कि भाई मैंने एडवांस खर्च कर दिया चॉकलेट पे इतना, बट उसको एक्चुअल में खर्चा कब बुक करोगे? एक्चुअल में खर्चा उसको कब मानोगे? जब आपकी यस हो जाएगी। मैं अब आपको अकाउंट्स का एग्जांपल देता हूँ बेटा, ये तो चलो आपके वैसे लाइफ का एग्जांपल है। मैंने किसी से कुछ सामान ऑर्डर करा, कुछ गुड्स ऑर्डर करे, कुछ सामान मैंने उससे ऑर्डर करा, तो मैंने क्या करा, मैंने परचेज के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने उसको कुछ एडवांस भी दे दिया। बेटा फ्री में तो कोई सामान देता नहीं है, मैंने उसको कुछ एडवांस भी दे दिया, मैंने उसको 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए, तो उसने मुझे थोड़ा सा सामान बेच दिया, ठीक है, तो सामान आ गया परचेज होने, मैं परचेज बुक करने ही वाला था, सामान मेरे गेट पे आया मेरी फैक्ट्री के, मैंने देखा बेटा कि उसमें कुछ सामान डिफेक्टिव है। मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम कर गार्ड भैया, इस सामान को ना जहां से आया वहीं से वापस भेज दो, ये सामान ठीक नहीं है, परचेज नहीं होगी। बेटा मैंने एडवांस तो मैंने 4 दिन पहले दे दिया, 4 दिन बाद सामान आया मेरे पास, मैंने एडवांस की एंट्री तो अपनी बुक्स में कर ली है, अपनी किताबों में लिख ली है, बट बेटा वो परचेज कब होती, जब परचेज सामान अंदर आ जाता तब वो एक्सपेंस उस साल का बुक होता, उस साल में उसकी एंट्री करते। बेटा बुक और एंट्री एक ही है, मतलब हम बुक करना है उसकी एंट्री करना एक ही मतलब होता है, तो वो उस साल में उसको बुक करते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है। बट वो सामान तो डिफेक्टिव हो गया, तो मैंने उस सामान को वापस भेज दिया, तो जो मैंने एडवांस फॉर परचेज दिया था मैं उसको रिवर्स कर दूंगा कि अब तो परचेज तो हुई नहीं, तो ये साल का खर्चा तो माना ही नहीं जाएगा, ये खर्चा तो अब जब मैं बाद में परचेज करूंगा तब माना जाएगा। तो बेटा एक्रूवल का मतलब है जिस पीरियड का जो भी एक्सपेंस है, इनकम है, उसको उसी पीरियड में बुक करना, उसको आगे पीछे शिफ्ट कर देना इस हिसाब से, अगर वो इस साल का नहीं। तो बेटा 3 कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ। बेटा कंसिस्टेंट है, जिसके साथ आप इस साल उसी के साथ आपको नेक्स्ट ईयर रहना, उसके नेक्स्ट ईयर रहना। उसका लार्जर वर्जन, उससे बड़ा फिर होता है बेटा गोइंग कंसर्न। अब आप कंसिस्टेंट तो बन गए हो 6 साल के लिए, बट आपको अब ये मानने का पूरी लाइफ आपको उसके साथ चलना। तो बेटा आप ये मान के चलोगे कि हमारा बिजनेस नियर फोर्सेबल फ्यूचर तो खत्म नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस तो बहुत दूर तक जा रहा है, मुझे आज भी दिखाई दे रहा है कि मेरा बिजनेस बहुत दूर तक चलेगा। बेटा थर्ड एक्रूवल, जिस ईयर का खर्चा है, जिस टाइम का खर्चा है उसी साल में बुक करना है, अदरवाइज एडवांस परचेज लेके उसको इधर उधर शिफ्ट करना। ठीक है बेटा, ये तो हो गए आपके अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब बेटा हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? अकाउंट के जो कुछ प्रिंसिपल होते हैं बेटा, जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो वो अकाउंट्स के प्रिंसिपल क्या बोलते हैं हम देखते हैं बेटा। बहुत सारे हैं बेटा, 11-12 प्रिंसिपल है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में बेटा कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का तो मैंने यही नोट डाउन किए हैं, तो मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। बेटा सबसे फर्स्ट है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, आपके बुक में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी मिल सकता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में होता है बेटा, जैसे मैं हूं, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, ठीक है। मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, जब मैंने जो मेरी लास्ट क्लास थी, कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है पेन बनाने वाला, और मैंने 1 करोड़ रुपए मैंने उसमें 50 लाख रुपए लगा दिए। 50 मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे। अगर आपने एग्जांपल नहीं सुना तो मैं फिर से आपको एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। बेटा मैं मार्कर बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, और मेरे पास आज के टाइम में 1 करोड़ रुपए हैं, तो 50 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस में डाल दिए, और 50 लाख रुपए मेरे पर्सनल के लिए आ गए, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में ही रह गए। 50 लाख रुपए मैंने बैंक अकाउंट से उठा के बिजनेस करने के लिए डाल दिए। तो बेटा मेरा बिजनेस हूं तो मैं ही, मेरा बिजनेस अलग है और मेरा पर्सनल अलग है बेटा। तो हम हमेशा बिजनेस को अलग देखेंगे और पर्सनल को अलग देखेंगे। हम सिर्फ इस बिजनेस की बात करेंगे, इस पर्सनल को तो हम देखेंगे भी नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका भी मतलब नहीं है। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, जो हमारा बिजनेस रिलेटेड खर्चा होगा, बिजनेस रिलेटेड इनकम है, हम उसी की बात करेंगे। पर्सनल है कहेंगे ओए अपने खर्चा, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो जो 50 लाख रुपए मैंने इस मार्कर बनाने की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करे, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो बेटा जो
अकाउंटिंग एंटिटी से इसका मतलब निकलता है कि बेटा आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, आपको आप उसी के साथ में और उसी की सारी आप एंट्री लेके चलोगे अपनी बुक्स में। ठीक है बेटा, तो अकाउंटिंग एंटिटी हो गया। मैं एक बार फिर से क्विक रिवाइज करूंगा, शायद आपको ना समझ आया तो, क्योंकि थोड़े से इसमें थोड़ा टेक्निकल होता है बेटा। मनी मेजरमेंट बेटा, इस पे हम बहुत सारी बातें पहले भी कर चुके हैं बेटा। मनी मेजरमेंट का मतलब वही होता है कि अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही एंटर्ड की जाती है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम एंटर नहीं करते। अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही एंटर करी जाती है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एंटर नहीं करते। अगर किसी ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है तो ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये होता है बेटा मनी मेजरमेंट। बहुत सारा हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके, बट इसका मेनली मतलब ये है, ध्यान रखना बेटा, ये प्रिंसिपल बोलता है अगर आपके ट्रांजैक्शन में पैसा है रिकॉर्ड करो, नहीं है तो भगा दो। सिंपल, एज सिंपल बेटा। फिर है बेटा पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड बेटा कॉन्सेप्ट को आप कंसिस्टेंसी से आप ले सकते हैं, आप एक्रूवल से इसको ज्यादा मर्ज कर सकते हैं बेटा। जैसे एक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है ना हमारी अकाउंट्स में ना बेटा, कुछ पीरियड्स में वो होती है अकाउंटिंग। जैसे सपोज कि आपने सुना होगा कि भाई पेपर में उस HDFC बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं या हाफ ईयरली रिजल्ट आ रहे हैं। नॉर्मली बेटा जर्नली पूरे एक साल के रिजल्ट आते हैं बेटा, मतलब पूरे एक साल की हम अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट है लॉस है। तो ये उस पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा, नाम से पता चल रहा है बेटा पीरियड की बात कर रहे हैं कि पीरियड क्या हो सकता है बेटा। आपके तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड होते हैं, बट बेटा अकाउंट्स के पीरियड ना क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली ऐसे होते हैं बेटा, कि या तो 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, या फिर 6 महीने का हो गया, फिर 1 साल का। मतलब 1 साल आपने एंट्रीज करी, फिर आप लास्ट में आके देख रहे हो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो बेटा जो हम अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं उस ईयर बाय ईयर करते हैं, तो बेटा उसको पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये नहीं करते बेटा आप 2 साल की एंट्री आप कभी एक बार में नहीं करते, या 3 साल की नहीं, मैक्सिमम 1 साल, उससे कम कर सकते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, बट 1 साल से ऊपर जनरली नहीं जाते। अनलाइक एक्सपेक्ट के किसी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 18 मंथ्स की बैलेंस शीट बनाओ, ये करो वो करो। नॉर्मली हम 12 महीने का एक पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर। ठीक है बेटा, मटेरियलिटी और प्रूडेंस, ये 2 बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप आज याद कर लोगे बट बेटा कल भूल जाओगे, क्योंकि ये तो बेटा जैसे नाम से पता चलता है अकाउंटिंग एंटिटी, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, मनी मेजरमेंट यहाँ पैसे की बात है, पीरियड प्रिंसिपल यहाँ पे एक पीरियड की बात है। बट बेटा मटेरियलिटी और प्रूडेंस तो ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको आप नाम से नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा इस पे दिमाग लगा के थोड़ा सा देखना पड़ेगा बेटा। मटेरियलिटी होते बेटा डिपेंड ऑन साइज, नेचर, अमाउंट। कैसे सर? बेटा देखो क्या होता है, मटेरियलिटी को मैं तोड़ के पढ़ाता हूँ बेटा आपको। मटेरियलिटी से निकलता है बेटा मटेरियल। मटेरियल क्या है सर? बेटा मटेरियल कुछ भी हो सकता है। सर मटेरियल होता क्या, पहले तो ये बता दो बेटा। मटेरियल आप किसी भी चीज को मटेरियल बोल सकते हैं बेटा। ये इस पेन में कैप जो लगा है ना, ये इस पेन का मटेरियल है। ठीक है, ये इस पेन का मटेरियल है, किसी चीज को भी बेटा मटेरियल बोल सकते हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे बेटा ये मेरा फोन है, बहुत पुराना सा फोन है। जैसे ये फोन में ये कवर है ना बेटा, ये फोन इसका इससे कवर है, तो ये मैंने यहाँ पे इस पे कवर कर दिया। इस फोन में एक मटेरियल ये भी है, इसके अंदर बैटरी है बेटा, बैटरी है, इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट कैमरा है, यहाँ से टच करता हूँ टच स्क्रीन है, फोन खुल जाता है। तो बेटा ये सब इसके मटेरियल है ना। मैं बेटा अभी अकाउंट्स पे गए, मैं आपको मटेरियल का मतलब समझा रहा हूँ। मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को बनाने में कोई सामान लगता है, जर्नली लैंग्वेज में उसको मटेरियल बोलते हैं। कि इस दीवार को, इस वॉल को बनने में क्या लगा, ईंट लगी हुई है ना बेटा, सीमेंट लगी हुई है, तो वो इस दीवार को बनाने में ये मटेरियल यूज हुए। ये तो मटेरियल का मतलब होता है। अब बेटा अकाउंट्स में इस मटेरियल को क्या करना है बेटा, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट मटेरियल से बना है। मटेरियल क्या है सर? अब अकाउंट्स के टर्म में बात करेंगे बेटा। मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है। अब सपोज मेरे बिजनेस में या जो मेरी नॉर्मल कोई अगर सबसे कम भी एंट्री होती है, तो मैं एटलीस्ट एक एंट्री मेरी 1-1 लाख रुपए की रोज की एंट्री होती है। मैं ऐसा बंदा हूं जो मैं 1-1 लाख रुपए से नीचे बात ही नहीं करता। समझ आया? मैं एक ऐसा बिजनेस रन करता हूं जिसमें जो मेरी एंट्री हो 1-1 लाख रुपए से नीचे होती नहीं है। अब सपोज मेरा कोई खर्चा हो जाए 5 रुपए का, मेरा कोई खर्चा हो जाए 5 रुपए का, तो क्या मेरे लिए मटेरियल है? क्या मेरे लिए मतलब इसका लॉजिक है कि यार जहां मैं 1-1 लाख की एंट्रियां करता हूँ, 1-1 लाख रुपए की एंट्री होती है मेरी सारी, वहां कोई 5 रुपए की एंट्री हो जाए, क्या वो मटेरियल है मेरे लिए? नहीं है ना। 5 रुपए अगर मैं नहीं भी काउंट करूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है?
क्या फर्क पड़ रहा है 5 रुपए नहीं काउंट, क्योंकि मेरी तो सारी है, मेरा बिजनेस इतना बड़ा है कि मैं 5 रुपए के लिए मैं बॉदर ही नहीं करता, 5 रुपए का मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब कोई बिजनेस है जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट ही 10,000 रुपए है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ 10,000 रुपए बेटा। अब अगर 10,000 रुपए वाला तो ये सोचेगा ना कि मैं अपना एक एक रुपया बचा के चलूं, तो अगर वो बंदा कोई भी 5 रुपए का भी खर्चा करेगा तो वो उसको अपनी बुक में एंटर करेगा, वो उसके लिए मटेरियल हो गया ना बेटा। जब बड़ा बिजनेस था तो मटेरियल नहीं था, तो मेरे लिए उसका कोई लॉजिक नहीं था, या मतलब लॉजिक है, मतलब मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंस आप इसको समझो, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट 5 रुपये, अगर जब मेरा बिजनेस छोटा है तो मेरे लिए 5 रुपए की एंट्री भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मटेरियलिटी बेटा कई चीजों पे इफेक्ट करती है, किस किस पे? बिजनेस का साइज क्या है बेटा। अब बिजनेस बड़ा है तो छोटी एंट्री का फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस छोटा है तो एक छोटी से छोटी एंट्री का फर्क पड़ता है बेटा। नेचर, अमाउंट, अब उसका नेचर क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या कोई ऐसी इनकम जो मैं अर्न ही नहीं करता बट मुझे कभी कभार कहीं कहीं से, जैसे होता है ना बेटा कि मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं कोई ऐसा बिजनेस करता हूँ जिससे मुझे कभी कभी कैशबैक मिल जाता है, मोबाइल पे आपको कैशबैक मिलता हो ना, तो 100-50 रुपए मेरे कैशबैक से आ जाता है, बट मुझे उसका परवाह ही नहीं है बेटा, क्योंकि वो मेरे बिजनेस का नेचर नहीं है। ठीक है, कैशबैक आ गया, मैंने इनकम में देख लिया, ठीक है आगे आगे, बट मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा उसको। तो नेचर हो गया, मेरा बिजनेस कुछ हो रहा है, इनकम मुझे कुछ और हो गई, थोड़ी सी इनकम बेटा। अगर बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी फिर मुझे उससे बहुत होने लग जाएगा, बट अगर थोड़ी सी इनकम मुझे कुछ होगी, क्या फर्क पड़ रहा है उससे बेटा। थर्ड है अमाउंट। अमाउंट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, 5 रुपए की एंट्री मेरे लिए बड़ी नहीं है, बट क्या पता किसी और के लिए बड़ी हो सकती है बेटा। फिर प्रूडेंस। प्रूडेंस भी एक बहुत अच्छा और टेक्निकल टर्म है बेटा। प्रूडेंस नाम से आपको कभी समझ नहीं आएगा कि प्रूडेंस हम क्या है। प्रूडेंस मुझे कभी समझ नहीं आता था प्रूडेंस क्या है। तो मटेरियलिटी और प्रूडेंस बेटा दो ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से ना बेटा इन पर शॉर्ट नोट भी आता है एग्जाम में, इन दो पे से किसी में, क्योंकि नाम ऐसे आप समझ नहीं पाते हो, तो इन दो में से किसी में शॉर्ट नोट भी आ जाता है एग्जाम में। 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से उठता है। और अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछते हो तो अगर आप ये 3, 1, 2 और ये 3 अगर कोट करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सबसे, वैसे तो होते बहुत सारे बट आप सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे बेटा। अब आई बात प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है बेटा? बेटा प्रूडेंस होता है कि अकाउंट्स में ना एक नॉर्मल हम एक चीज ले फॉलो करते हैं कि हम प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हैं बेटा, जो प्रिंसिपल बोलते हैं ना अकाउंट्स में वही फॉलो करना होता है बेटा। मैं ये मान के चलूंगा कि आज मुझे दिख रहा है कि चलो थोड़ी वैसी बात करते हैं, आउट ऑफ द अकाउंट जाके बात करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ, मतलब मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ, अपने उसको बिजनेस में कनेक्ट कर लेंगे बेटा। कई आपने लोग देखा होगा मैचों में पैसा लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो जब मैच स्टार्ट होता है तो मैंने चलो शर्त लगा ली 100 रुपए की, भाई आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो आज इंडिया जीतेगी, मेरी फेवरेट टीम इंडिया है, आपकी पाकिस्तान हो सकती है। तो जब मैच स्टार्ट हुआ ना बेटा तो क्या हुआ, बैलेंस है बेटा, बराबर है, इंडिया भी जीत सकती है पाकिस्तान भी जीत सकता है। पर धीरे धीरे सहवाग आ गया, सचिन आ गया और रन मारते जा रहे हैं, उन्होंने 400 रन बना दिए बेटा। सचिन, सहवाग और युवराज और बहुत किंग कोहली ने मिलके 400 रन बना दिए बेटा। अब पाकिस्तान वाले बैटिंग करने आए, 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गए बेटा, 100 पे ही 5 आउट हो गए, 100 रन पे ही 5 आउट हो गए। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि मेरा लॉस होने वाला है, 100 रुपए का लॉस होने वाला है। समझ आ गया होगा कि यार अब तो मैच नहीं जीत सकता, इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान से तो इंडिया कभी जीत ही नहीं सकती, सॉरी इंडिया से पाकिस्तान तो कभी जीत ही नहीं सकता, तो अब तो मेरा लॉस होने वाला है। समझ आ गया आपको? तो आप क्या करोगे, अपना लॉस एंटिसिपेट कर लोगे, आप अपने लॉस की ना बेटा आज ही एंट्री करोगे कि मुझे नियर फ्यूचर में लॉस होने वाला है। अब आप तो इस साइड खड़े हो बेटा, आपने क्या करा, आपको दिख गया कि मैं तो सर से हार गया तो मुझे तो अपना लॉस बुक करना है। अब सर क्या करेंगे बेटा, अब जब मैं इधर खड़ा हूं ना, आपने तो अपना लॉस बुक कर लिया बट मैं बेटा अपनी इनकम बुक नहीं करूंगा। क्यों बेटा? जब तक इनकम होएगी नहीं ना मुझे, जब तक मैं डैम श्योर नहीं हो जाऊंगा, जब तक मुझे 100% श्योर, जब तक पाकिस्तान आउट नहीं हो जाएगा पूरा, जब तक वो बिल्कुल हार नहीं मान जाएगा, तब तक मैं अपनी इनकम बुक नहीं करूंगा बेटा। अगर मैं इंग्लिश टर्म में बोलूं तो एंटिसिपेट ऑल लॉसेस बट नोट रिकॉर्ड एनी गेन और प्रॉफिट। क्या बोला मैंने बेटा? अगर लॉस है ना तो आपको अगर थोड़ा सा लग भी रहा है ना कि हाँ यार मेरे को लॉस हो सकता है, तो आप बेटा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लो उस लॉस की कि मुझे यहाँ पे लॉस हो सकता है। बट अगर आपको पता है कि आपको प्रॉफिट होना है, इनकम आनी है, कुछ गेन होना है, तो आप बेटा उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो नहीं होगा। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड।
जब आपको मिल जाएगा तब आपको रिकॉर्ड करना है, बट लॉस को आपको आज ही रिकॉर्ड करना है बेटा। ये है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट बेटा। एंटिसिपेट लॉसेस नॉट गेन, लॉस को बुक करना है, प्रॉफिट को बुक नहीं करना है बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है बेटा कि आज मैं उस एग्जांपल को ही फिर से लेता हूँ, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो बेटा। अकाउंट्स में क्या होता है ना, सपोज मेरे फादर ने कोई एक एफडी कराई बैंक में, 1 लाख रुपए की एफडी। अब आपको शायद याद आ, अगर आपने क्लास देखी होगी पहले वाली, तो मेरे फादर ने 1 लाख रुपए की एफडी आज बैंक में कराई 1 महीने के लिए। अब मेरे फादर उस एफडी को करा के भूल गए। अब बैंक क्या करता है, अगर आप बैंक के पास उसको कैंसिल कराने नहीं जाते ना, तो बैंक उसको रिन्यू कर देता है फिर से, उसी टर्म के लिए करता है जिस टर्म में आपने ओरिजिनल वो शुरू में करवाई थी। अब मैंने 1 महीने की एफडी कराई, मैं उसको करवा के भूल गया, ठीक है। अब बैंक उसको अगले महीने की 1 तारीख को फिर से रिन्यू कर देगा, अगले महीने की 1 तारीख तक, एक जो चलता रहेगा जब तक मैं खुद उसको जाके कैंसिल ना कराऊंगा। पर जब मैंने एफडी कराई थी वो 1 लाख रुपए की, या मेरे फादर ने जो 1 लाख रुपए की एंट्री वो एफडी करवाई थी, तो मैंने अपनी एंट्री क्या करी होगी बेटा अपने पास, मैंने लिखा होगा 1 लाख रुपए बैंक को दिए और एफडी करवाई, यही लिखा होगा। अब आज मैं 4 महीने बाद मैं देख रहा हूँ कि अब जब मैं अपनी बुक्स में अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मैंने क्या क्या कहाँ पैसे खर्च कर दिए, मैंने देखा 1 लाख रुपए यहाँ पे मैंने एफडी करवाई थी, ठीक है। तो फिर मैं उसको उठा के कॉपी कर दूंगा, लिख दूंगा 1 लाख रुपए की एफडी करवाई। पर बेटा क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए होगी? उसके लिए तो ज्यादा होगी बेटा। एफडी पे आपको 3-4 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा, चाहे 1 लाख 2,000 हो, 3 हो, 4,000 हो, पर 1 लाख तो नहीं होगी ना बेटा। बट पर हम अपने बुक्स में हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट लिख के चलते हैं। अकाउंट्स का सबसे बड़ा वीक और जो सबसे खराब चीज है मुझे लगता है कि अकाउंट्स में हम मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अकाउंट्स का। बहुत चेंजेस हो रहे हैं कि मार्केट वैल्यू पे हमें अपनी एफडीज को और अपनी शेयर इन्वेस्टमेंट को वैल्यू को करना। आगे जब आप पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कब 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 आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। बट बेटा जनरली हम अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी ऐसी चीजों को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा। समझ आया बेटा? ड्यूल एस्पेक्ट बेटा ये इससे मैच करेगा आपका भी। जब मैं आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिखाऊंगा तो आपको ये और ये समझ आ जाएगा बेटा। ड्यूल एस्पेक्ट होता है, वैसे मैंने कल आपको बताया भी था, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि बेटा मैंने कैश बैंक में से 50,000 रुपए कैश विड्रॉ करे। सपोज मैंने अपने बैंक अकाउंट में से 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए विड्रॉ कर दिए, तो बेटा मैं इसकी 2 जगह एंट्री करूंगा। कैसे कैसे आप एक बार सोच के देखो 2 जगह इसकी एंट्री कहाँ होगी। सोचो बेटा, एक बार सोच के देखो कि इसकी 2 जगह एंट्री कहाँ होगी, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। क्योंकि बेटा आपने अकाउंट्स में यही करना है कि इसका इफेक्ट सोचना है। मैं वेट कर रहा हूं, आप सोचो। सोच लिया? मैं बताता हूं। जब मैंने 50,000 रुपए बैंक से निकाले तो मेरा बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, फर्स्ट इफेक्ट। मैंने 50,000 रुपए निकाले, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया, फर्स्ट इफेक्ट बैंक कम हो गया। सेकंड इफेक्ट मेरा कैश बढ़ गया। समझ आया बेटा? यही एंट्री करनी है आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, यही आप एंट्री करोगे बेटा। बैंक से पैसे निकाले, बैंक कम हो गया, बैंक में 1 लाख रुपए थे, आप बैंक से 50 निकाले तो बैंक में 50 रह गए। आपके पास कैश नहीं था, आपके पास कैश 0 था, बट कैश आपका 50,000 रुपए हो गया ना बेटा। तो ये ड्यूल एस्पेक्ट आए ना बेटा, डबल एंट्री हुई ना, तो बेटा वही है ड्यूल एस्पेक्ट, डबल एंट्री को। ये प्रिंसिपल्स हो गए बेटा। आप इसमें से ये जरूर करना, ये जरूर करना, ये जरूर करना और ये करना। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अगर प्रिंसिपल्स आए 6 मार्क्स का आए तो बहुत मैंने करा दिए, तो आपको आई थिंक अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बेटा 2 तरह के मेथड होते हैं अकाउंटिंग के बेटा, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। जो कैश बेसिस होता है बेटा, कैश बेसिस में हम आंख बंद कर लेते हैं। सर फिर काम कैसे करेंगे बेटा? आंख बंद कर लेते हैं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम तो करेंगे। कैश में क्या करते हैं बेटा? कैश में चाहे इस साल का खर्चा हो या ना हो, किसी भी साल का हो, अगर हमने आज कैश पेमेंट कर दी तो मैं आज उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं उसको आज इसी साल का मान लूंगा। मेरे को कहीं से पैसे आ गए तो मैं इस साल की इनकम मान लूंगा बेटा। ये ना सिस्टम वहां चलता है जहां पे मोस्टली मैक्सिमम बिजनेस कैश में होता है। कैश में, जैसे किसान के जो मंडियां होती है ना, वहां पे कैश में डीलिंग होती है।
पैसा लो, ये दे दो, ये दे दो, ये दो। मैं सिर्फ जब जहाँ पे कैश मेनली होता है, बट जो नॉर्मल जर्नली जो फॉलो होता है ना बेटा, एक्रूअल फॉलो होता है। कैश तो सिर्फ लिमिटेड ही जगह पे यूज होता है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। हम जो अपनी लाइफ में यूज करेंगे बेटा, एक्रूअल सिस्टम यूज करेंगे। एक्रूअल सिस्टम बेटा होता है, सपोज कि जैसे मैंने सामान मंगवाया, कुछ मैंने गुड्स, कुछ मैंने परचेज के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने पेमेंट नहीं करी। मेरा एक रेगुलर कस्टमर है, मैं जिससे मैं सामान खरीदता रहता हूँ, तो मैंने बेटा उसको बोला कि आज तू 10,000 किलो ये कैप भेज दे, मुझे अपनी फैक्ट्री में यूज करना है। तो उसने मुझे ट्रक में डाल के कैप भेज दी, पैसे नहीं मांगे उसने मुझसे। अब सामान तो मेरे पास आ गया, मैंने देखा, सामान चेक करा, हाँ सामान ओके है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, इसको फैक्ट्री में डाल दो और इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दो, इसको लाइन पे लगा दो, प्रोडक्शन शुरू कर दो। बेटा सामान मैंने यूज कर लिया, मैंने परचेज तो कर ली बेटा। अब वो ये थोड़ी कहेगा कि अच्छा तूने सामान भी यूज कर लिया, तू पैसे मत दे। बेटा पैसे तो मुझे देने ही देने हैं। तो आज जब मैंने मान लिया कि बेटा मैंने परचेज कर ली, तो आज मैं परचेज की एंट्री अपनी बुक्स में डाल दूंगा। आज मैं अपनी बुक्स में परचेज को बुक कर लूंगा कि आज मैंने 10,000 किलो कैप खरीदे। तो बेटा ये एक्रूवल हो गई। अब चाहे मैं कैश इसका 1 साल बाद दूं, 2 साल बाद दूं, उससे मुझे मतलब ही नहीं है, जब दूंगा तब एंट्री कर लूंगा। बट जो इस साल का खर्चा है वो मैंने आज के आज ही बुक कर लिया। कभी कभी एग्जाम में बेटा आ भी जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, तो बेटा 2 टाइप्स के। तो बेटा आज जो हमने पढ़ा है, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा हमने। अकाउंटिंग की एजम्पशन क्या करिए, सबसे पहले हमने कंसिस्टेंट पढ़ा, जिसके साथ हम आज उसके साथ हम नेक्स्ट ईयर भी। फिर उसी को जब हम आगे फर्दर एलैबोरेट करते हो तो बेटा पूरी लाइफ टाइम अगर साथ रहे तो बेटा गोइंग कंसर्न बन जाता है। फिर एक्रूवल ड्यूल एस्पेक्ट, ये 3 चीज बेटा सेम है। इस साल के इसी साल का जो एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करना है, नेक्स्ट वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना है, एडवांस ट्रीट करना है, नहीं करना है। फिर बेटा प्रिंसिपल आए, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। फिर अकाउंटिंग एंटिटी में मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है मैं और मेरा बिजनेस बेटा अलग अलग है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन अलग होंगी, मेरी खुद की ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट में जाएंगी। फिर बेटा मनी मेजरमेंट, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, अनफाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात नहीं करके चलेंगे। पीरियड बेटा हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किसी पीरियड के बनाते हैं, 12 मंथ्स, 1 ईयर, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे हम 6 महीने के अकाउंट्स बना के चलते हैं। 1 साल से ज्यादा के जनरली अकाउंट्स नहीं बनते। फिर बेटा मटेरियलिटी और प्रूडेंस, 2 बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं बेटा। मटेरियलिटी की बात होती है साइज, नेचर, कुछ कोई अमाउंट मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है, उसका साइज मैटर करता है, उसका नेचर मैटर करता है, उसकी वॉल्यूम मैटर करती है बेटा। बट आपके लिए कुछ और मैटर करता होगा। प्रूडेंस बेटा, प्रूडेंस की बात करता है बेटा, प्रूडेंस बात करता है कि एंटिसिपेट ऑल लॉसेस। लॉस को आप मान के चलो, हमने एग्जांपल लिया था क्रिकेट में मैच में पैसा लगाने वाला, आप मान के चलो कि मुझे लॉस होगा तो आज लॉस बुक कर लो, पर इनकम बुक मत करो। इनकम जब बुक करोगे जब इनकम हो जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेटा हम अपनी जो अपनी करंट वो उसकी वैल्यूज होती है, हम पुरानी वैल्यू को या बुक्स में आगे लेके चलते हैं, हम मार्केट वैल्यू को रियलाइज नहीं करते। बेटा ड्यूल एस्पेक्ट हो गया, हर चीज की डबल एंट्री करते हैं। एग्जांपल लिया था कैश है, बैंक से कैश निकाला, बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया बेटा। ये 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अब मेजरली आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से में भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। अकाउंट्स प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड है, बट आपको 2-4 चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए उसके लिए। तो बेटा अगेन ये मेरा मोबाइल नंबर है बेटा, मैं फिर से आपको दे देता हूं, और मेरी ईमेल आईडी, अगर आप वैसे आप बच्चे मेल कम यूज करते हैं बट अगर यूज करते हो तो PANWARAN777@gmail.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फोन कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं वैसे PANWARAN777@gmail.com बेटा। ये मोबाइल नंबर 9811887663। होप बेटा आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई। अगर पसंद आए तो बेटा अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब और लाइक तो अगर आपका मन करे तो करना, अगर आपको पसंद आए तो करना, अदरवाइज मत करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।